Justice hurried is justice buried. Justice delayed is justice denied. Another statement: the justice should not only be done, rather it should also appears to be being done. नमस्कार, मैं संजय कुमार रांची झारखंड से बोल रहा हूं और आज का वीडियो पहले जितने वीडियो बनाया है उसी का एक सिक्वेल है, अगला स्टेप है। मैं जुडिशियल रिफॉर्म के सब्जेक्ट पर करीब 20 वीडियो बनाया हूं और जो YouTube में अपलोडेड है। जो भी देखना चाहते हैं पुराने सारे वीडियो, जितने भी सेंसिटिव मामले हैं, ऐसे मुद्दे जिसमें सामान्यतः कोई भी या तो जज साहब या तो कोई वकील या तो जितने भी यूट्यूबर हैं वो लोग बोलना नहीं चाहते हैं, वैसे टॉपिक और सब्जेक्ट को मैं टच कर रहा हूं और उसमें बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। यह मेरा अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत में है और संवैधानिक प्रावधान के तहत भी है। इसमें मुझे खतरा है अदालत की अवमानना का, परंतु खतरा के आगे भी कुछ है और मैं ये खतरा मोल ले रहा हूं या रिस्क ले रहा हूं, क्योंकि नो रिस्क नो गेन। जहां रिस्क होता है वहीं कुछ गेन होने की संभावना होती है और ये गेन ये मेरा व्यक्तिगत नहीं बल्कि मैं देश के करीब 20 करोड़ लोगों की भावना या उनकी पीड़ा का निदान करने के लिए अपने स्तर से, जो मेरे स्तर से संभव हो सकता है, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करता हूं। 20 करोड़ मैं क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि सभी लोग जानते हैं नेशनल डाटा ग्रिड के अनुसार आज के दिन में करीब 5 करोड़ केस पूरे देश में पेंडिंग है। हर एक केस में अगर एवरेज भी मान लिया जाए कि 4 लोग इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली, बिल्कुल एकदम सीधे तरीके से, जैसे कम से कम एक इन्फॉर्मेंट, एक एक्यूज्ड या एक से ज्यादा एक्यूज्ड और गवाह। एवरेज तो ऐसे जनरली 10 होते हैं, लेकिन कम से कम अगर 4 भी मान लिया जाए और 5 करोड़ केस है तो कितना हो गया? 20 करोड़ हो गया। अगर 10 के हिसाब से जोड़ा जाए कि एक केस में 10 लोग इन्वॉल्व हैं, तब तो संख्या कितना हो जा रहा है? 50 करोड़। जहां 140 करोड़ जनसंख्या है भारत देश की, उसमें से करीब 50 करोड़ अगर लिटिगेशन में या कोर्ट कचहरी में उलझा हुआ है, जिंदगी का प्राइम टाइम कोर्ट कचहरी का प्रोसेस में गुजर जाता है, तो उनका भविष्य क्या होगा? और ये जो कंसेप्ट है लाइफ विद लिबर्टी, ये कहां एग्जिस्ट करता है? एक छोटा सा स्टेटमेंट है, लाइफ विदाउट लिबर्टी इज यूजलेस, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा है। लाइफ विदाउट लिबर्टी इज यूजलेस, लिबर्टी विदाउट जस्टिस इज यूजलेस, जस्टिस विदाउट ऑन टाइम इज यूजलेस, एंड जजेस who are unable to do the justice on time, are they not useless? Yes, they are useless. They are useless to the extent they are burden on the public fund, to the society and to the nation. This is a hard statement. Usually very few number of people will dare to speak. I am taking the courage to speak on such a matter. Now, आज के दिन में मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूं जिसका विषय है conflict of interest in the court has a selective perception. The conflict of interest का मतलब है, साधारण भाषा में अगर कहें, कि जिसमें किसी व्यक्ति को उसका कुछ ना कुछ लाभ या हित या अहित छुपा हो, या किसी न किसी तरीके से वो उस केस के मामले में सीधे तरीके से जुड़ा हो, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ लाभ होने की संभावना हो,
वैसे मामले को कहा जाता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सामान्यतः कई बार सब लोग देखे होंगे कि कई जज साहब लोग कोई केस को सुनने से मना कर देते हैं कि फलाना केस में मैं पार्टी रहा हूं, मैं उस केस में पहले मैं वकील रहा था, या वो मेरा रिश्तेदार है, या और भी कोई कारण हो सकता है जिसके कारण से वो केस सुनने से मना कर देते हैं। ओपनली कई बार बोलते हैं, लिखते हैं, कई बार नहीं भी बोलते हैं, सीधा लिख देंगे लिस्ट इन एनी अदर बेंच। कई बार लोग कारण देते हैं, तो जो कारण देते हैं वो थोड़ा ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, और जो कारण नहीं दिए उनके अंदर उनके मन की बात क्या थी वो अपने आप में रख लिए। लेकिन एक विशेष परिस्थिति है जहां पे ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सिद्धांत का पालन नहीं होता है, और वो छोटे जगह नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो अभी तक व्यवस्था है कि कॉलेजियम, हाई कोर्ट में भी कॉलेजियम है, सुप्रीम कोर्ट में भी कॉलेजियम है। जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम है, जो हाई कोर्ट के जजों के मामले में या तो उनकी नियुक्ति या उनके ट्रांसफर से संबंधित काम करते हैं, उसमें जनरली 3 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होने की बात होती है, उसके लिए उनके कॉलेजियम में 5 सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं। वर्तमान में संभवतः ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजय किशन कौल सेकेंड सीनियर मोस्ट जज है। इसलिए वो नेचुरली दोनों ही केस में, चाहे वो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला हो या सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का मामला हो, दोनों ही मामले में वो कॉलेजियम के मेंबर हैं। कॉलेजियम के द्वारा जो अनुशंसा भारत सरकार को भेजी जाती है, भारत सरकार अपना विवेक से, अपना अधिकार क्षेत्र से कुछ नामों की स्वीकृति देती है और कुछ नामों की स्वीकृति नहीं देती है या वापस कर देती है। वापस करने के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा अनुशंसा भेजा जाता है। कई बार ऐसा हुआ कि वो अनुशंसा काफी दिन तक पेंडिंग रह जाता है, कई बार वापस कर देते हैं। अगर वापस हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को बहुत तकलीफ लगती है कि हमारी अनुशंसा को नहीं माना गया। ये सिलसिला काफी दिन से चलता आ रहा है, इस दरअसल लॉन्ग स्टैंडिंग है। जब से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का कानून बना था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आनन फानन में इंड्यूस्ड लिटिगेशन के तहत उस कानून को 4/1 के वोटिंग से रद्द कर दिया गया या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये जरूरत नहीं समझा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, जो एक तरह से जुडिशियल टेररिज्म है, उसको रद्द करने के लिए या तो स्वतः संज्ञान लिया जाए या कोई वकील को हिम्मत हो कि उसके लिए याचिका लगाया जाए। क्योंकि सबको पता है कि ये जज का स्वार्थ का है, फायदे का चीज है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसलिए वो कोई जज उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं करेंगे। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया क्योंकि वो उनके जो एक मनमानी है, एक तरफा एकाधिकार जो रखना चाहते हैं जजों की नियुक्ति के मामले में, और जजों की नियुक्ति में बहुत सारे कई बार आरोप लगा है कि यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। उसके तहत में जज लोग जो वहां बैठे हुए हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों को जज बनाने का एक रास्ता, जो एक अधिकार है, उसको वो खोना नहीं चाहते। तो एक तरह से कॉलेजियम जो काम कर रहा है, एक तरह से साइड बिजनेस है कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक साइड बिजनेस जैसा है। इसलिए इस चीज को चूंकि उसमें उन लोगों का हित है, इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहते। अब यहां बात है कि मैं खास करके एक जज साहब का नाम क्यों बोल रहा हूं, इसलिए कि वह कॉलेजियम के मेंबर भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वह सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल साइड से एक केस की सुनवाई कर रहे हैं जो बेंगलुरु एडवोकेट एसोसिएशन और एक दूसरा है एनजीओ कॉमन कॉज, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के नामी गिरामी वकील साहब मिस्टर प्रशांत भूषण अपीयर होते हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सॉरी,
वैसे मामले में सुप्रीम कोर्ट के उसी बेंच के द्वारा, श्री संजय किशन कौल के बेंच के द्वारा यह दबाव दिया जाता है भारत सरकार को, मिस्टर अटॉर्नी जनरल या मिस्टर सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से, कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जो अनुशंसा भेजा है उसे सरकार जरूर माने और समयबद्ध माने, टाइम लिमिट के अनुसार से माने, कोई उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। तो जो एक आदमी, आप एक दूसरे तरीके से, आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड कहें या एक तीसरा तरीका है कॉलेजियम, उधर से आप अनुशंसा भेजते हैं और जुडिशियल साइड से आप दबाव देते हैं कि अनुशंसा को माना जाए और समय पर माना जाए। केवल मेरा सवाल यह है कि केवल जजों की नियुक्ति के समय ही जजों को समय का इंपॉर्टेंस क्यों समझ में आता है और क्यों महसूस होता है? जैसा कि रिपोर्ट में आ रहा है कि कुछ ऐसे हजारों केस हैं जो 50 साल 60 साल से ज्यादा पुराने हैं, कोर्ट में पेंडिंग है। ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब जगह है। थोड़ा सा भी लाज शर्म होना चाहिए। कोर्ट में खुद कभी नहीं बताते हैं कि कौन सा काम हम कितना दिन में करेंगे। कभी कोई भी कोर्ट ये टारगेट फिक्स नहीं करते हैं कि इस केस का डिस्पोजल कितने दिन में करेंगे। वहां पे केवल चेहरा देख के, पार्टी का गाल और माल देख के काम होता है। पिक एंड चूज है, घोर डिस्क्रिमिनेशन है, घोर भेदभाव है। केस का कौन सा केस का सुनवाई होगा, कौन सा नहीं होगा, ये इसमें घोर भेदभाव है, घोर डिस्क्रिमिनेशन है। और आरोप काफी हद तक सही पाया भी जाता है कि इसमें घोर भ्रष्टाचार भी है। एक जस्टिस निर्मल यादव हैं, किस लिए फेमस हैं? इसलिए फेमस है कि उनके घर में कोई 15 लाख का बैग पहुंचाया, गलती से जाना था कहीं और, चला गया किसी और के घर में, उसी अगल बगल के जज साहब के घर में, किसी तरह से बाई मिस्टेक ये लीक हो गया, मामला मीडिया में आ गया, देश की जनता को पता चल गया। ये तो एक मामला है जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ऐसे मामले हजारों होते हैं, रोज हो रहे हैं। तो भारत सरकार इस मामले में ज्यादा ओपनली नहीं बोल रही। इसके पहले के कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू साहब थे, वो तो थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड होके बोल रहे थे। लेकिन ये मामला इतना बढ़ गया कि उनको मिनिस्ट्री चेंज हो गया। ऐसा नहीं कि मिनिस्ट्री से ही हटा दिया गया उनको, केवल मिनिस्ट्री चेंज किया गया, दूसरा मिनिस्ट्री उनको दिया गया, दूसरे व्यक्ति को लाया गया। जो लाया गया वो ज्यादा मुखर होके नहीं बोलते हैं, हो सकता है उम्र का असर है। जो नए मंत्री हैं वो थोड़ा बुजुर्ग हैं। अब पहले जो थोड़ा ज्यादा कम उम्र के थे तो उनमें ज्यादा जोश था, जो बुजुर्ग हैं वो जोश इनमें थोड़ा कम है, या कुछ और कारण रहता हो। लेकिन फिर भी सरकार बहुत सोच समझ के नपे तिलो शब्दों में अपनी भावना कोर्ट में कन्वे करती है। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह के मामले में अपनी नैतिकता को किनारे रखा जाता है और उस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में एक तरफ से जुडिशियल कॉलेजियम के माध्यम से जो रिकमेंडेशन भेजते हैं उसको आप जुडिशियल साइड से दबाव देते हैं। सरकार पर इस तरह से अदालत की अवमानना का धमकी देके या आतंक दिखा के सरकार पर दबाव देना कि हम कुछ हार्ड करेंगे, कुछ हार्ड ऑर्डर पास करेंगे तो कुछ बड़ा होगा, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, डोंट टेस्ट आवर पेशेंस, इस तरह की बातें कह कह के केवल हुड़की देना अपने आप में एक मिसबिहेवियर के कैटेगरी में आता है। और सबको मालूम है इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर ये दो है ग्राउंड हैं जिसके आधार पे किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, चाहे वो जज, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज ही क्यों ना हो, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों ना हो, उनको भी महाभियोग के पद से उनको पद से हटाया जा सकता है। अब सोच के देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी नैतिकता को किनारे रख के कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का वायलेशन करके सरकार पे दबाव देती है, अगर सरकार भी उसी फॉर्म में आ जाए और वो कह दे या अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से कन्वे करा दे कि ठीक है जज साहब को बोल दीजिएगा जो ऑर्डर पास करना है कर ले, हमको जो करना है फिर हम करेंगे। और ज्यादा ज्यादा क्या होगा, पिटीशन में ही लिखा हुआ है कि यूनियन लॉ मिनिस्टर पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई किया जाए, ये पिटीशन का प्रेयर है।
तो ठीक है, इंडियन लॉ मिनिस्टर पे कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी। तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई में क्या होगा? मैक्सिमम सजा 6 महीना का है, वो भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट में। और अगर मैक्सिमम सजा 6 महीना का है भी, तो हमेशा एक ऐसे मामले में भी जो मर्सी पिटीशन है वो उसका स्कोप खुला हुआ है। मान लीजिए कि कानून मंत्री को सजा हो भी गई, कानून मंत्री ने कुछ समय के लिए अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया और एक नागरिक के रूप में उन्होंने राष्ट्रपति महोदय के सामने मर्सी पिटीशन दाखिल कर दिया। वो मर्सी पिटीशन को कौन डिसाइड करेंगे? वही भारत सरकार डिसाइड करेगी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, कैबिनेट है। तो स्वाभाविक रूप से वो कैबिनेट रिकमेंडेशन करेंगे कि मर्सी पिटीशन को स्वीकार किया जाता है और उनकी सजा को माफ किया जाता है। फिर क्या होगा? उनकी सजा अमल में नहीं आएगी। एक तो वहां हो गया, और दूसरा, ये तो हो गया डिफेंसिव साइड। और दूसरा ऑफेंसिव साइड अगर सरकार करना शुरू करे कि सरकार पर दबाव देना और सरकार को धमकाना, ये मिसबिहेवियर के कैटेगरी में है, और इसके आधार पे जज साहब पर महाभियोग की कार्रवाई की जाएगी और की जाए। और चूंकि लोकसभा में बहुमत है, सरकार के पास जितने भी बिल पास करा लिए हैं, इसका मतलब संसद में बहुमत है, वो बहुमत के आधार पे उनको हटा सकती है। अगर महाभियोग कंप्लीट हो गया तो जज साहब को हटाया जा सकता है। तो ये विकट परिस्थिति होगा, जैसा कि पिछले टाइम में मिस्टर दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में हो चुका था, जो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे कितनी किरकिरी हुई थी पूरी जुडिशियरी की। जिनको भी लाज शर्म था, उनका शर्म से सर झुक गया था कि जुडिशियरी जिसको इतना ताकतवर समझते हैं, वो खोखला ताकतवर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे व्यक्ति पर महाभियोग की कार्रवाई चल रही है। ये तो सरकार ने दया दृष्टि दिखाया, कृपा दिखाया कि महाभियोग को आगे नहीं बढ़ने दिया, नहीं तो मेजोरिटी तो सरकार के पास था ही। वो ऐसा मौका था जहां पोजीशन नहीं लेकर आया था मोशन, और सरकार भी अगर साथ देती तो 100% वो कंप्लीट हो जाता। लेकिन सरकार वेलफेयर गवर्नमेंट है, और वेलफेयर गवर्नमेंट इस तरह से घटिया काम नहीं करना चाहेंगे। अल्टीमेटली उनको जनता के प्रति वो जवाबदेह है, और जनता के प्रति उनकी नैतिक जिम्मेवारी है। वो जजों से, वकीलों से वो अननेसेसरी का इस छोटी छोटी बातों पे उलझना नहीं चाह रही है। इसीलिए शायद जितने कठोरता से जज साहब अपनी टिप्पणी करते हैं कोर्ट में, लिखित या मौखिक, उतनी कठोरता से सरकार जवाब नहीं दे रही है। सरकार अभी शांत है, बर्दाश्त कर रही है, देख रही है, वेट एंड वॉच में। जिस दिन अति होगा उस दिन अंत भी हो जाएगा। लास्ट में मेरा संदेश यही है कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में जज साहब को खुद बचना चाहिए, और कोई भी इस तरह का आदेश पारित नहीं करना चाहिए। और दूसरे के घर में ढिंढोरा पीटने के बजाय अपने घर में थोड़ा उजाला लाना चाहिए, अपने घर में थोड़ा फेयरनेस लाना चाहिए, और अपने घर में ट्रांसपेरेंसी लाना चाहिए। अपने के घर में अंधेरा और दूसरे के घर में ढिंढोरा, ये अच्छी आदत नहीं है। आदत सुधार लीजिए, उन लोगों को खुद सुधार लेना चाहिए। नहीं तो देश में कुछ लोग हैं जो कंटेम्प्ट से भी नहीं डरते हैं और जेल से भी नहीं डरते हैं, वैसे लोग ही ऐसे न्यायाधीशों को सुधारेंगे। थैंक यू।